आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका भारत का भौतिक स्वरूप है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है, जो कि विभिन्न आकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ से दूर फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैल पाई जाती है, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में होता है, जो कि ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। एवं कुछ शैल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? टेल्कम पाउडर में किया जाता है। सेलखरी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर में किया जाता है, टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ, जिसने इसके ऊंचावाचों को प्रभावित किया। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं, जैसे अपक्षय हो गया, अपरदन हो गया तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान ऊंचावाचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इस तरह का एक सौरमान्य सिद्धांत कौन सी है? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटें से बनी हुई है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैल में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। समान तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से जुड़ जाती है और अपसारिक परिसीमा का निर्माण करती है। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती हैं, जो कि ऊपर फिगर में दिखाया गया है कि 3 प्रकार की होती है। जैसे एक क्या होती है? अभिसारी होती है, और दूसरा होती है अपसारी होती है, और तीसरा रूपांतर परिसीमा होती है। तो अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा और रूपांतर परिसीमा। तो एक क्या होती है कि अभिसारी क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके चढ़ जाती है। और अपसारी में क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट जाना स्टार्ट कर देती है, और एक और में आपका हो जाएगा रूपांतर परिसीमा क्या होती है कि एक दूसरे के रूपांतर परिसीमा में आ जाती है, जो कि डिफिनीशन में नीचे बताया गया है। रूपांतर परिसीमा तीनों का डिफिनीशन नीचे दिया गया है। जैसे जब कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, उसे अभिसारित परिसीमा, दूसरे के निकट आ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर, एक दूसरे के ऐसे जाती है, दूर
दूर जाती है उसको अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकरा कर टूट जाती है, कहने का मतलब ये ऐसे आती है, या तो ये टकरा कर टूट जाएगी, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। उसको उसके बारे में बता रहा है। फिर टकरा कर टूट जा सकती है, या प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। कौन सी परिसीमा? रूपांतर, कहने का मतलब इस टाइप का हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, क्योंकि लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब इसके बारे में दे दिया है नीचे कि सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है और दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे, जो कि ऊपर फिगर में दिखाया गया है। गोंडवाना भूमि में, गोंडवाना भूमि, ये जो है प्लेट्स टोटल कितने हैं? 7 प्लेट हैं, जो कि प्लेट को दिखाया गया है। यूरेशियन प्लेट यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, फिर उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ठीक है, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट, या इसको प्रशांत महासागरीय प्लेट कह सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? यूरेशियन प्लेट हो गया, फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन तो यहाँ है ही। ये जो है भाग इस साइड का ही भाग है, टूटा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा ऐसे, इस टाइप का कटा हुआ है यहाँ पे सारे सिंबल। और 7वां जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। ये 7 प्लेट है। और जो आपका गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि में ऑस्ट्रेलिया, भारत आ गया, भारत आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, दक्षिण अफ्रीका आ जाती है, दक्षिण अमेरिका आ जाती है तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे 7 प्लेट माना जाता है, लेकिन ऐसे है 1 से 7 से अधिक है। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा इस साइड होता है, इस साइड जाने लगती है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। किससे टकराई? अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भू अभिनति के अवसादी चट्टान, 33 भू अभिनति के अवसादी चट्टान जो कि बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुई। जो कि वही कह रहा है कि हिमालय विकसित हुआ। हिमालय विकसित कैसे हुआ? जो यूरेशियन प्लेट है वो उत्तर वाली प्लेट से ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद, भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल, अपने से अधिक करने का मतलब बलवान यूरेशियन प्लेट से टकराए। यूरेशियन प्लेट में टकराने के बाद 33 भू अभिनति अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। अब यहाँ कह रहा है कि गोंडवाना भूमि क्या है? ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। किसका है? पैंजिया का दक्षिणतम भाग है गोंडवाना भूमि, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। किसके उत्तर में? जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। अब 33 सागर के बारे में कह रहा है, या 33 जिसके बारे में हिमालय की बात चर्चा होगी। 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ,
समय के साथ साथ यह बेसिन दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। भरने के बाद इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया, जो कि समतल में आ जाता है। उत्तरी भाग में आ गया आपका उत्तर प्रदेश आ गया आपका, फिर बिहार आ गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड भी कह सकते हैं, फिर इधर राजस्थान आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। किसका भाग है? प्राचीनतम भाग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, क्योंकि वो नवीन पर्वत है जिसमें ऊंचे, अभी भी वो उठ ही रही है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तरी मैदान किससे है? जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। उससे प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सतहों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों से बनी हुई है। प्रायद्वीपीय पहाड़ के बारे में कह रहा है, प्रायद्वीपीय जो कि समुद्र तट के बारे में। प्रायद्वीपीय चौड़ी घाटियों, पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बनी हुई है। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? मुख्य भौगोलिक वितरण। मुख्य भौगोलिक वितरण में क्या देखना है? भारत की भौगोलिक आकृतियां निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से वर्ग में किया गया है तो यहाँ देखना है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय की पर्वत जितने सारे हैं हिमालय की, उसको बांटा गया है। दूसरा, उत्तरी मैदान को बांटा गया है। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार को बांटा गया है। चौथा, भारतीय मरुस्थल को बांटा गया है। पांचवा, तटीय मैदान को बांटा गया है। छठा, द्वीप समूह को बांटा गया है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे है। हिमालय पर्वत के बारे में पहला स्टेटमेंट वाला हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। कौन से है? बलित पर्वत श्रृंखला है युवा एवं बनावट की दृष्टि से, क्योंकि अभी वो बन ही रही है, अभी वो बढ़ ही रही है, क्योंकि उसका ऊंचाई कितना है? 8850 है। कुछ समय पहले इसका मेजरमेंट किया गया था तो 8848 मीटर था। 2 मीटर बढ़ गया। इसका मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अभी भी ऊपर की ओर उठ रही है। ये टेक्टोनिक प्लेट के कारण हो रही है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक मैप आप अनुमान लगा सकते हैं मैप में। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। लंबाई इसका देखा जाएगा तो 2400 किलोमीटर है। अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त जानिए रहे हैं, ये पूरा वृत्त होता है, एक आधा ऐसे काट दी तो इस भाग का अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है? कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। ये याद करने वाले हैं। कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। और पश्चिमी भाग के बारे में कह रहा है। पश्चिमी भाग, नेक्स्ट देखते हैं, मैप भी बता देंगे एक बार। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे है। पश्चिमी भाग जो है वो क्या है? अधिक चौड़ाई है और पूर्वी भाग कम है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय
या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। क्या है? अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। 6000 मीटर कहने का मतलब 6 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर दिए हुए हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कौन से कहाँ दिया हुआ है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 मीटर लंबा है। कंचनजंगा भारत में है। कितना है इसकी ऊंचाई? 8598 मीटर। मकालू हो गया, मकालू नेपाल में है, 8481 मीटर लंबा है। धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर ऊंचाई है इसकी। नंगा पर्वत भारत में है, 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है, 7817 मीटर ऊंचाई है। कामेट भारत में है, ऊंचाई इसकी 7756 मीटर है। नामचा बरवा भारत में है, 7756 मीटर है। गुरुला मंधाता नेपाल में है, 7728 मीटर है। इसमें देखना है कि नेपाल में कौन कौन से हैं। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, फिर मकालू आपका नेपाल में है। मकालू आपका नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। फिर नेपाल में अन्नपूर्णा नेपाल में है। फिर आपका एक और गुरुला मंधाता नेपाल में है। और बाकी सारे जो हैं वो भारत की शिखर चोटी है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। किसका है? क्रोड जो है पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है, जो कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमाद्रियों का प्रवाह होता है। बहुत सारे नदी यहाँ से निकलती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ये कुछ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब इसमें देखते हैं हम लोग। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। असम हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। ठीक है, हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। ठीक है, ग्रेट हिमालय या मीडियम मध्य हिमालय कह सकते हैं, और शिवालिक ऐसे है। और सबसे उधर है नेपाल तरफ ट्रांस हिमालय है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तनशील शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इनकी ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। जब पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला, पीर पंजाल कौन सी है? जबकि पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी इसी श्रृंखला में है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं में भी है। और कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है हिमाचल में कहाँ है? हिमाचल, कांगड़ा एवं कुल्लू कहाँ है? हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। यहाँ टूरिस्ट लोग बहुत घूमने वगैरह जाते हैं कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां में, क्योंकि हरा भरा है, वहाँ देखने लायक सीन बनता है। जैसे एक बार मैप से भी दिखा देंगे कहाँ क्या कैसे है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहरी श्रृंखला कहने का मतलब नीचे वाले पार्ट को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई और संपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हैं। घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में निम्नवत लंबवत घाटी को
क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है, जो कि कुछ प्रसिद्ध दून है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर, पश्चिम और पूर्व, इस साइड पश्चिम, इस साइड पूर्व हो जाता है। यही ना भारत है, ऐसे इस टाइप करके। मैप नहीं बन रहा है सही से, सॉरी। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे सतलज एवं सिंधु, सतलज एवं सिंधु पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी हिमालय से निकलती है, के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस कौन से हिमालय, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे, पश्चिम से पूर्व की क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली नदी, अब दूसरा नदी के बारे में, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय, कौन से हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता को नेपाल हिमालय के नाम से, एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता कीजिए, उसके बारे में बता रहा है। एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं तो मज़ा आएगा। मैप में क्या है, दो मैप दिया गया है, जैसे कौन कहाँ क्या स्थित है। जैसे हिमालय है, इधर ट्रांस हिमालय आ जाता है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिमाचल, हिमाद्री, हिमालय को तीन पार्ट में, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जैसे एक और केटू भी है, काराकोरम, फिर से काराकोरम, केटू, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम, केटू, लद्दाख, जास्कर, ये सारे श्रेणियाँ दी हुई है। अब यहाँ पे इस साइड बहुत सारे हैं, बहुत सारे श्रेणियाँ दी हुई है। जैसे नामचा बरवा है, जैसे डाफला है, बुमला है, बोमडीला है, मकालू है, एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट, शिवकिला, पहाड़लाचा, कैलाश श्रेणी, मानसरोवर झील, ये सारे दिए हुए हैं। बहुत सारे, बहुत इम्पोर्टेंट ही है। गारो खासी जयंती यहाँ पे हैं, नागा श्रेणी यहाँ पे हैं, पटकाई बूम यहाँ पे हैं। तो ये सारे पर्वत श्रेणी दी हुई है। अब यहाँ नदियाँ का स्रोत दिया हुआ है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं। एक बार मैप को आप देख सकते हैं खुद से पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ थे, ब्रह्मपुत्रा के बारे में। नेक्स्ट कितना पढ़ना है अभी पढ़ना तो है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं, कहाँ से निकलती है, क्या है। ब्रह्मपुत्र के बारे में आते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हम कह सकते हैं पूर्वी सीमा है। दिहांग महाखड़गोंज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी
राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों को अवसादी शैल से बनी है, एक घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियां के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है, जो कि अभी हम देखें मैप में।